परिस्तान की फिजाओं में हल्की हल्की सुर्ख किरणें बिखरी हुई थीं। वहां का हर मंजर दिलकश था। रंग बिरंगे फूलों से लदी हुई वादियां, उरूज पर चमकता आसमान और झीलों में झलकता चांदनी का नूर। लेकिन इन सब हुस्न के दरमियान एक और हुस्न भी था, जिसे देखने वाले अपनी आंखें झपकाना भूल जाते थे। शहजादी लैबा लैबा परस्तान के बादशाह की सबसे खूबसूरत और अजीज बेटी थी। उसकी झील सी गहरी आंखें, घने मखमली बाल और नाजुक जिस्म उसे हूरों से भी ज्यादा हसीन बनाते थे। जब वह चलती तो यूं लगता जैसे फूलों से महकती हवा बह रही हो। लेकिन उसकी हसीन जिंदगी में एक साया था, एक मजबूरी, जिससे भागना उसके लिए जरूरी था। परिस्तान का एक सख्त और बेरहम शहजादा हामान लायबा से शादी करना चाहता था। वह ताकतवर था, पर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। लायबा उसे कभी पसंद नहीं करती थी। पर जब बादशाह ने ऐलान किया कि वह अपनी बेटी की शादी हामान से करेगा, तो लायबा के पास सिर्फ एक रास्ता बचा, भाग जाना। रात के सन्नाटे में, जब पूरी परिस्तान नींद की आगोश में थी, लायबा ने अपने चमकीले परों को समेटा और एक लंबी उड़ान भरी। वह उड़ती रही, यहां तक कि उसे अपनी दुनिया बहुत पीछे छूटती महसूस हुई। उसकी मंजिल क्या थी, उसे खुद भी नहीं पता था। बस वह इस कैद से आजादी चाहती थी। लेकिन किस्मत उसे कहां ले जा रही थी। शब के सन्नाटे में लायबा हवाओं में तैरती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर, बेचैनी और अजनबी दुनिया का खौफ सब उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। वह इतनी दूर आ गई थी कि अब परिस्तान की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। वह एक घने जंगल के ऊपर पहुंची, जहां दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उसकी परवाज लड़खड़ा गई। उसकी तवज्जो अपने पीछे से आती एक तेज आवाज की तरफ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हामान के सिपाही, उन्होंने उसका पीछा कर लिया था। लायबा का दिल दहशत से कांप उठा। वह तेजी से नीचे की जानिब आई और अपनी परों को समेटकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सिपाही उसे ना देख सके और आगे बढ़ गए। लेकिन इस तेज उड़ान और खौफ के मारे उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थीं। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आखिरकार वह होश खो बैठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह की पहली किरण जब जंगल की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ी, तो एक नौजवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल आया। वो लंबा कद, सुतवा जिस्म और गहरी आंखों वाला एक सादा लेकिन दिलकश नौजवान था। असफंद नेक दिल था, गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब उसने झाड़ियों के बीच एक नाजुक जिस्म को बेहोश पड़ा देखा, तो चौंक गया। या अल्लाह, ये कौन है? उसने जल्दी से आगे बढ़कर लायबा को संभाला। लायबा का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी सांसें मध्यम थीं, लेकिन उसके हुस्न ने असफंद को कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया। बिस्मिल्लाह, यह कोई हूर है या इंसान? उसने खुद से सवाल किया। फिर उसने अपनी चादर उतारकर लायबा के बदन को ढका और उसे अपने घर ले आया। असफंद ने लायबा को अपने छोटे से घर में लाकर चारपाई पर लिटा दिया। उसका घर बहुत सा लेकिन साफ सुथरा था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और एक कोने में रखा पुराना सा संदूक। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर चीज में एक अपनापन झलकता था। लायबा अब भी बेहोश थी। असफंद ने पास रखी मटकी से पानी निकाला और उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही देर में उसकी हल्की हल्की हरकतें शुरू हो गईं। या अल्लाह, ये लड़की है या कोई परी? असफंद ने सोचा। तभी लायबा की लंबी घनी पलकें कांपी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो घबराई हुई थी। जैसे ही उसने अपने इर्द गिर्द अजनबी माहौल देखा, वो एक झटके से उठ बैठी। मैं कहाँ हूं? उसकी आवाज नरम लेकिन घबराई हुई थी। असफंद थोड़ा पीछे हटा और नरमी से बोला, डरने की जरूरत नहीं, आप महफूज हैं। मैं असफंद हूं। आपको जंगल में बेहोश पाया तो अपने घर ले आया। लायबा ने गौर से असफंद को देखा। सादा मगर पुरकशिश चेहरा, सच्चाई से चमकती आंखें और एक मासूम सी मुस्कान। क्या तुम्हारा घर इंसानों की दुनिया में है? लायबा ने अचानक पूछा। असफंद थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, और कहाँ होगा? क्या तुम इंसानों की दुनिया से नहीं हो? लायबा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। वह अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं, असफंद ने कहा और जल्दी से उठकर बाहर चला गया। लायबा चारपाई पर बैठी रही। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। क्या मैं सही जगह आ गई हूं? उसने खुद से सवाल किया। असफंद जल्दी से बाहर गया और अपने छोटे से चूल्हे पर दूध गर्म करने लगा।
उसकी अम्मी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही इस छोटे से घर में रहता था। मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब वह दूध लेकर अंदर आया तो देखा कि लायाबा गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था, जैसे वह किसी मुसीबत से भागी हो। यह लो, गरम दूध पी लो, तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, असफंद ने नरमी से कहा। लायाबा ने हल्का सा मुस्कुराकर प्याला ले लिया। जब उसने दूध का पहला घूंट लिया तो उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। शुक्रिया असफंद, तुम कौन हो? असफंद ने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा हसीन किसी को नहीं देखा। तुम कोई अमीर घराने की लगती हो, लेकिन इतनी रात जंगल में तुम वहां कैसे पहुंची? लाइबा ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बारे में बताए या नहीं, लेकिन असफ की सच्चाई और नेक दिली उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। मैं परिस्तान से आई हूं, लाइबा ने धीरे से कहा। असफंद हक्का बक्का रह गया। परिस्तान? हाँ, मैं परिस्तान की शहजादी लाइबा हूं। मेरे वालिद परियों के बादशाह हैं, लेकिन मैंने वहां से भागने का फैसला किया क्योंकि मेरी जबरदस्ती शादी एक बेरहम शहजादे से करवाई जा रही थी। असफंद को यकीन नहीं हो रहा था। परिस्तान परियां, यह सब कहानियों में तो सुना था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने बैठी यह लड़की खुद को परिस्तान की शहजादी बता रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। लाइबा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी कलाई आगे बढ़ाई। जैसे ही उसने उंगलियों से उसे छुआ, हल्की सी नूरानी चमक फिजा में बिखर गई। असफ की आंखें फैल गईं। मैं झूठ नहीं बोल रही, असफंद, लाइबा ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। असफ कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। अगर तुम मुसीबत में हो तो अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लाइबा की आंखों में नरमी उतर आई। शायद पहली बार उसे किसी अजनबी पर भरोसा हो रहा था। लाइबा के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान झलकने लगा था। उसने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया। परिस्तान से भागने के बाद यह पहली जगह थी जहां उसे सुकून मिल रहा था। असफंद अब भी लाइबा को अजीब सी नजरों से देख रहा था। तो तुम वाकई परिस्तान की शहजादी हो? उसने फिर से पूछा। लाइबा मुस्कुराई। हाँ, और मैं पहली बार इंसानों की दुनिया में आई हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कितने दिन रहूंगी, लेकिन जब तक हामान के सिपाही मुझे ढूंढ नहीं लेते, मुझे छुप कर रहना होगा। असफंद ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम्हें इस दुनिया में घुलना मिलना सीखना होगा। लोग अगर तुम्हारी हकीकत जान गए तो मुश्किल हो सकती है। लाइबा ने सर हिलाया। मैं समझ सकती हूं, लेकिन मैं यहां कुछ कर सकती हूं। मैं बेकार बैठना नहीं चाहती। असफंद उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो घर के काम में मदद कर सकती हो, और हां, गांव की औरतों की तरह रहना सीखना पड़ेगा। तुम्हारी यह चमकती हुई पोशाक और यह नूरानी हुस्न लोगों को शक में डाल सकता है। लाइबा हंस पड़ी। तो मुझे क्या करना होगा? असफंद उठा और अंदर के छोटे से संदूक से एक सादा दुपट्टा निकाला। ये लो, इसे ओढ़ लो, और जब बाहर जाना हो तो थोड़ा संभल कर जाना। लाइबा ने दुपट्टा लिया और ओढ़ लिया। जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, हंसने लगी। मैं पहली बार खुद को आम लड़की की तरह देख रही हूं। असफंद भी उसकी हंसी देखकर हंस पड़ा। अब तुम सच में मेरी दुनिया की लग रही हो। लेकिन असफंद के दिल में अजीब सा एहसास जाग रहा था। कहीं वह इस शहजादी के हुस्न और मासूमियत में फंस तो नहीं रहा। असफंद के घर में अब एक नई रौनक आ गई थी। लब्बा की मौजूदगी से हर चीज में एक अजीब सी गर्माहट भर गई थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूमियत ने इस छोटे से घर को जन्नत बना दिया था। लेकिन असफंद के दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। जब भी वह लाइबा को देखता उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, लेकिन फिर खुद को समझाता, असफंद, वो परिस्तान की शहजादी है और तू एक गरीब आदमी, तू कैसे उसके बारे में सोच सकता है? लाइबा ने अब इंसानों की दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। वह रोज असफंद के साथ घर के छोटे मोटे कामों में मदद करती। कभी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश करती, तो कभी आंगन में रखे घड़े से पानी निकालती। असफ, ये दुनिया सच में बहुत अलग है, एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा। असफंद हंस पड़ा। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। ये दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रही हो। लाइबा ने गहरी सांस ली।
मुझे तुम्हारी दुनिया अच्छी लगने लगी है। यहाँ कम से कम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करते। असफंद ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें नीची कर लीं। उसे नहीं पता था कि वह लाइबा की मोहब्बत में पड़ रहा है या नहीं, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव महसूस करने लगा था। अब तक गांव वालों को भी यह पता चलने लगा था कि असफंद के घर में कोई लड़की रह रही है। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत दादी अमीना ने एक दिन असफंद को रोक लिया। बेटा, यह लड़की कौन है? मैंने पहले इसे कभी गांव में नहीं देखा, उन्होंने सवाल किया। असफंद थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर जल्दी से संभल कर बोला, वो बहुत दूर से आई है, उसके पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसे पनाह दी है। दादी, अमीना ने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर हंसते हुए बोली, खैर, जो भी हो, अल्लाह ने तुझे नेक दिल बनाया है, लेकिन बेटा, दुनिया की नजरों से बचकर रहना। असफंद ने सिर हिला दिया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ज्यादा दिन तक यह राज छुपा नहीं रहेगा। गांव में लाइबा की मौजूदगी अब लोगों की बातचीत का हिस्सा बनने लगी थी। हालांकि किसी ने अब तक खुलकर सवाल नहीं किया था, लेकिन शक की परछाइयां गहराने लगी थीं। असफंद इस बात को समझ चुका था, इसलिए उसने लाइबा से कहा, अब तुम्हें ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। अगर लोग ज्यादा सवाल करने लगे तो हमें मुश्किल हो सकती है। लाइबा ने सिर हिलाया। मैं समझ रही हूं असफंद, लेकिन मैं हमेशा छुप कर नहीं रह सकती। मुझे किसी न किसी दिन परिस्तान लौटना ही होगा। असफंद को यह बात सुनकर अजीब सा महसूस हुआ। तो क्या यह हसीन दिन बस कुछ वक्त के मेहमान हैं? उसने खुद से सवाल किया। अब असफंद हर रोज खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह लाइबा से दूर रहे, लेकिन जब वह घर आता और लाइबा की मुस्कुराहट देखता, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, लाइबा घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या सोच रही हो? असफंद ने पास बैठते हुए पूछा। लाइबा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। बस यही कि इस दुनिया में सुकून बहुत है, लेकिन मेरे लिए यह जगह हमेशा की नहीं हो सकती। असफंद ने अपने दिल को संभाला और बोला, तो क्या तुम यहां से जाने का फैसला कर चुकी हो? लाइबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उलझन थी। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। असफंद चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव का एक आदमी खड़ा था। रियाज, असफंद लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। सबको शक है कि तुमने किसी अजनबी लड़की को घर में छुपाया है। अगर किसी को पता चल गया कि वह कौन है तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। असफंद के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब हालात और नाजुक हो चुके थे। रियाज की बात सुनकर असफंद के माथे पर शिकन उभर आई। उसने दरवाजे के पीछे झांका। लाइबा अंदर घबराई हुई खड़ी थी। लोग क्या कह रहे हैं? असफंद ने सख्त लहजे में पूछा। रियाज ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, कौन तुम्हारे घर के पास एक अजनबी लड़की को देखा है? गांव में अफवाह फैल रही है कि या तो वह किसी ऊंचे घराने की भागी हुई लड़की है या फिर क्या? असफंद ने तीखी नजरों से घूरा। या फिर कोई जिन्न या परी? रियाज ने धीमी आवाज में कहा। असफंद ने एक गहरी सांस ली। मामला अब हाथ से निकलने वाला था। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। असफंद ने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। लाइबा की आंखों में फिक्र थी। असफंद, अब क्या होगा? असफंद ने उसे तसल्ली दी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा। लाइबा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर मुझे जाना पड़ा तो तुम? असफंद ने उसकी आंखों में देखा। वह खुद को रोक नहीं सका और कह बैठा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। लाइबा ठहर गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जज्बा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन जब असफंद गांव की दुकान से कुछ लेने गया तो कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं। जैसे ही उन्होंने असफंद को देखा, एक बुजुर्ग ने सीधा सवाल कर दिया, असफंद, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोई लड़की रह रही है क्या? यह सच है? असफंद ने खुद को संभाला और जवाब दे, बहुत दूर से आई है, उसके पास कोई नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पनाह दी है। दादी, अमीना ने गहरी निगाहों से उसे देखा, फिर हंसते हुए बोली, खैर, जो भी हो, अल्लाह ने तुझे नेक दिल बनाया है, लेकिन बेटा, दुनिया की नजरों से बचकर रहना। असफंद ने सिर हिला दिया, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ज्यादा दिन तक यह राज छुपा नहीं रहेगा। गांव में लाइबा की मौजूदगी
अब लोगों की बातचीत का हिस्सा बनने लगी थी। हालांकि किसी ने अब तक खुलकर सवाल नहीं किया था, लेकिन शक की परछाइयां गहराने लगी थीं। असफंद इस बात को समझ चुका था, इसीलिए उसने लाइबा से कहा, अब तुम्हें ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। अगर लोग ज्यादा सवाल करने लगे तो हमें मुश्किल हो सकती है। लाइबा ने सिर हिलाया। मैं समझ रही हूं असफंद, लेकिन मैं हमेशा छुप कर नहीं रह सकती। मुझे किसी न किसी दिन परिस्तान लौटना ही होगा। असफंद को यह बात सुनकर अजीब सा महसूस हुआ। तो क्या यह हसीन दिन बस कुछ वक्त के मेहमान हैं? उसने खुद से सवाल किया। अब असफंद हर रोज खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह लाइबा से दूर रहे, लेकिन जब वह घर आता और लाइबा की मुस्कुराहट देखता, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, लाइबा घर के आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें किसी सोच में डूबी हुई थीं। क्या सोच रही हो? असफंद ने पास बैठते हुए पूछा। लाइबा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। बस यही कि इस दुनिया में सुकून बहुत है, लेकिन मेरे लिए यह जगह हमेशा की नहीं हो सकती। असफंद ने अपने दिल को संभाला और बोला, तो क्या तुम यहां से जाने का फैसला कर चुकी हो? लाइबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उलझन थी। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। असफंद चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव का एक आदमी खड़ा था। रियाज, असफंद लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। सबको शक है कि तुमने किसी अजनबी लड़की को घर में छुपाया है। अगर किसी को पता चल गया कि वह कौन है तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। असफंद के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब हालात और नाजुक हो चुके थे। रियाज की बात सुनकर असफंद के माथे पर शिकन उभर आई। उसने दरवाजे के पीछे झांका। लाइबा अंदर घबराई हुई खड़ी थी। लोग क्या कह रहे हैं? असफंद ने सख्त लहजे में पूछा। रियाज ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, कौन ने तुम्हारे घर के पास एक अजनबी लड़की को देखा है? गांव में अफवाह फैल रही है कि या तो वह किसी ऊंचे घराने की भागी हुई लड़की है या फिर क्या? असफंद ने तीखी नजरों से घूरा। या फिर कोई जिन्न या परी? रियाज ने धीमी आवाज में कहा। असफंद ने एक गहरी सांस ली। मामला अब हाथ से निकलने वाला था। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। असफंद ने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। लाइबा की आंखों में फिक्र थी। असफंद, अब क्या होगा? असफंद ने उसे तसल्ली दी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब तुम्हें बहुत एहतियात से रहना होगा। लाइबा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर मुझे जाना पड़ा तो तुम? असफंद ने उसकी आंखों में देखा। वह खुद को रोक नहीं सका और कह बैठा, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। लाइबा ठहर गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जज्बा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगले दिन जब असफंद गांव की दुकान से कुछ लेने गया तो कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं। जैसे ही उन्होंने असफंद को देखा, एक बुजुर्ग ने सीधा सवाल कर दिया, असफंद, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कोई लड़की रह रही है। क्या यह सच है? असफंद ने खुद को संभाला और जवाब दिया, वह मेरी दूर की रिश्तेदार है। मुसीबत में थी तो मैंने उसे पनाह दी है। बुजुर्ग ने उसे घूरा लेकिन फिर सिर हिला दिया। खैर, लेकिन याद रखना बेटा, अगर यह कोई गलत बात हुई तो गांव के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। असफंद जानता था कि मामला और बिगड़ सकता है, लेकिन अब उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या वह लाइबा को हमेशा के लिए खो देगा? प्रस्थान में इस वक्त हलचल मची हुई थी। बादशाह के महल में शाही वजीर, सिपाही और दरबारी जमा थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, शहजादी लाइबा कहां गई? परियों का बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा गुस्से से कांप रहा था। अगर मेरी बेटी जल्द नहीं मिली तो इस प्रस्थान में किसी की भी खैर नहीं, उसने दहाड़ते हुए ऐलान किया। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में हामान था। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। शहजादी मेरी अमानत है, अगर वह अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं उसे घसीट कर लाऊंगा। हामान प्रस्थान का सबसे ताकतवर शहजादा था। उसकी एक खासियत थी, वह परियों की खुशबू को सूंघ कर उनका पीछा कर सकता था। उसने लाइबा की मौजूदगी का एहसास किया और अपने जादुई घोड़े पर सवार हो गया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, वह गरजा और तेजी से इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। उस शाम लाइबा घर के आंगन में बैठी थी। अचानक उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फौरन असफंद को देखा। असफंद, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा हो।
असफंद ने फिक्र से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? लाइबा ने सांस खींची। अगर हामान मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ गया तो वह मुझे ले जाएगा। वह बहुत ताकतवर है। असफंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हमें कुछ करना होगा। उधर हामान इंसानों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। उसने अपनी नजरें जंगल और गांव पर डाली। वो नाक से हवा को सूंघकर लबा की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। वो यहीं कहीं है। उसने मन ही मन कहा और गांव की तरफ बढ़ने लगा। गांव के लोगों ने पहली बार हामान को देखा। उसकी मौजूदगी अलग थी। लंबा कद, शाही लिबास और एक अजीब सा रोब। गांव के एक आदमी ने उससे पूछा, जनाब आप कौन हैं? हामान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि कोई बड़ी बात होने वाली है। हामान के कदम जैसे ही गांव की सरहद में दाखिल हुए, अजीब सी सनसनी फैल गई। उसकी आंखों में वह चमक थी जिससे लोग खुद ब खुद उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाए। लेकिन गांव के लोग इस अजनबी की मौजूदगी से घबरा गए थे। दुकानों के पास बैठे बूढ़े आपस में कानाफूसी करने लगे। बच्चे अपने घरों में भाग गए और औरतों ने अपने दरवाजे हल्के से बंद कर दिए। हामान ने गांव के एक बुजुर्ग को रोका। मुझे यहां एक अजनबी लड़की के बारे में पता चला है जो कुछ दिन पहले इस गांव में आई थी। मुझे बताओ वो कहां है? बुजुर्ग ने घबरा कर कहा, जनाब हम नहीं जानते कि आप किसकी बात कर रहे हैं। हामान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। उसने हवा में हाथ घुमाया और अचानक मिट्टी उड़ने लगी। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं उसकी खुशबू यहां महसूस कर सकता हूं। असफंद और लाइबा इस वक्त घर के अंदर थे। लाइबा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। असफंद, मुझे यहां से जाना होगा। अगर हम्मान ने मुझे देख लिया तो वह मुझे जबरदस्ती ले जाएगा। असफंद ने उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके हवाले नहीं करूंगा। लाइबा की आंखें भीग गईं। तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो? असफंद ने ठंडी सांस ली। शायद क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। लाइबा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। लाइबा, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। यह हम्मान की आवाज थी। दरवाजे पर हम्मान की आवाज गूंज रही थी। लबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। असफंद, अब क्या होगा? उसने घबरा कर पूछा। असफंद की आंखों में इस बार कोई डर नहीं था। उसने मुट्ठी भी और ठोस लहजे में बोला, अगर उसे अंदर आने दिया तो वह तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा। लाइबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन हामान बहुत ताकतवर है। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। असफंद ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मैं ताकत से नहीं, हिम्मत से लड़ूंगा। अब छुपने का वक्त नहीं है। दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हामान अब सब्र खो चुका था। उसने अपनी हथेली से दरवाजे पर एक जोरदार वार किया और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। असफंद अब दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ मजबूत थे, लेकिन हामान के मुकाबले वह निहत्था था। तो तुम ही हो वह इंसान जिसने मेरी दुल्हन को छुपा रखा है, हामान ने घमंड से कहा। असफंद ने सीधी नजरों से उसे देखा और जवाब दिया, वह तुम्हारी दुल्हन नहीं है। उसने तुम्हें ठुकरा दिया है और वह अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। हामान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू एक मामूली इंसान है और मैं परस्तान का सबसे ताकतवर शहजादा। तुझ में इतनी हिम्मत कि मुझसे भिड़ सके? असफंद ने एक कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत ताकत से बड़ी होती है। हामान, लाइबा, अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते। हम्मान ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ इशारे किए। अचानक जमीन से धूल उड़ने लगी और हवा तेज हो गई। हम्मान के चारों तरफ एक अजीब सा नूर फैल गया। अगर तू रास्ते से नहीं हटेगा तो मैं तुझे मिटा दूंगा। लेकिन असफंद अपनी जगह से हिला नहीं। लबा ने घबराकर असफंद को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन असफंद टस से मस नहीं हुआ। अगर लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना, मोहब्बत ताकत से बड़ी होती है। हामान के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सा नूर फैला था, जैसे पूरी फिजा उसके गुस्से से कांप रही हो। असफंद, तुम जैसे मामूली इंसान मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? हामान गरजा। असफंद ने अपने हाथ मजबूती से भी, मैं किसी ताकत से नहीं डरता, खासकर तब जब बात किसी असफंद ने एक कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत ताकत से बड़ी होती है।
हामान लाइबा, अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते। हम्मान ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ इशारे किए। अचानक जमीन से धूल उड़ने लगी और हवा तेज हो गई। हम्मान के चारों तरफ एक अजीब सा नूर फैल गया। अगर तू रास्ते से नहीं हटेगा तो मैं तुझे मिटा दूंगा। लेकिन असफंद अपनी जगह से हिला नहीं। लबा ने घबराकर असफंद को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन असफंद टस से मस नहीं हुआ। अगर लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना, मोहब्बत ताकत से बड़ी होती है। हमान के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसके चारों तरफ एक अजीब सा नूर फैला था, जैसे पूरी फिजा उसके गुस्से से कांप रही हो। असफंद, तुम जैसे मामूली इंसान मेरे सामने खड़े होने की जरूरत कैसे कर सकते हो? हामान गरजा। असफंद ने अपने हाथ मजबूती से भी, मैं किसी ताकत से नहीं डरता, खासकर तब जब बात किसी बेगुनाह की हिफाजत की हो। हामान ने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक तेज हवा चलने लगी। जमीन हिलने लगी जैसे किसी जादू का असर हो। असफंद को एहसास हुआ कि हामान सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर यह लड़ाई ही है तो मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। वह चीखा और हामान की तरफ झपटा। असफंद ने पूरी ताकत से हामान के सीने पर मुक्का मारा, लेकिन हामान हिला तक नहीं। वह बस मुस्कुराया, जैसे उसे कोई असर ही ना हुआ हो। बेहतर होता कि तुमने मेरे रास्ते से हटने का फैसला कर लिया होता। अचानक हामान ने अपना हाथ बढ़ाया और असफंद के सीने पर एक जोरदार झटका पड़ा। वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। असफंद लाइबा चीख पड़ी। असफंद जमीन पर गिरा हुआ था। उसके होठों से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह दोबारा उठने की हिम्मत कर रहा था। तू मुझे रोक नहीं सकता, उसने दर्द से करहते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह खड़ा हो पाता, हामान ने फिर से वार किया। इस बार असफंद के जिस्म में एक तेज बिजली जैसी लहर दौड़ गई और वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। लाइबा ने हामान को रोका नहीं। उसे मत मारो, तुमने उसे बहुत तकलीफ दे दी। हामान हंसा। तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? यह सिर्फ एक इंसान है और तुम परस्तान की शहजादी हो। तुम मेरे साथ चलोगी? अब और कोई बहस नहीं होगी। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। लेकिन हामान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जादू से एक हल्की रोशनी निकाली, जिसने लाइबा को चारों तरफ से बांध लिया। अब तुम मेरे साथ चलोगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। हम्मान ने लाइबा को अपनी तरफ खींचा और देखते ही देखते वह दोनों तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगे। असफंद बेहोश पड़ा था और लाइबा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। असफंद, मैं वापस आऊंगी, उसकी आवाज हवा में गूंजती रही और फिर दोनों परिस्तान की तरफ उड़ गए। गांव की गलियां अब वीरान लग रही थीं। घर के आंगन में असफंद जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म जख्मी था। लहू से भीगा हुआ उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे उसकी रूह भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक मंजर घूम रहा था। लाइबा का हामान के साथ जाना रात गहरी होती जा रही थी। गांव के कुछ लोग आखिरकार उसके घर तक पहुंचे। या अल्लाह, असफंद दादी अमीना ने उसे देखकर घबराते हुए कहा। रियाज और कुछ और गांव वालों ने उसे उठाया और चारपाई पर लेटा दिया। यह किसने किया? रियाज ने गुस्से से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। कई घंटों के बाद जब अंधेरा छंटने लगा तो असफ की आंखों में हल्की हलचल हुई। दर्द की एक तेज लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और उसने करहते हुए आंखें खोली। लाइबा, उसने धीमी आवाज में कहा। रियाज उसके पास झुका। असफंद, तुझे किसने इस हालत में पहुंचाया? असफंद ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर अब गम से ज्यादा गुस्सा था। हाँ मान, वह उसे ले गया। मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन कैसे? गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। असफंद, तुझे अभी आराम की जरूरत है। हम कोई मामूली आदमी नहीं था, वो कोई जादूगर था। तुझमें इतनी ताकत कहां कि उसे रोक सके? असफंद धीरे धीरे उठा और अपने जख्मों की परवाह किए बिना खड़ा हो गया। अगर हामान ताकतवर है तो मेरी मोहब्बत भी कमजोर नहीं। मैं लाइबा को छोड़ नहीं सकता। उधर परस्तान के महल में लाइबा कैद थी। उसे एक बड़े सुनहरे कमरे में रखा गया था, लेकिन यह कमरा किसी जेल से कम नहीं था। हामान अंदर आया और मुस्कुराया। देखा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरी होना ही था। अब कोई इंसान तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लाइबा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। मुझे कोई इंसान नहीं, मेरी मोहब्बत बचाएगी।
असफ का जिस्म अब भी जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वह किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा था। लाइबा की जुदाई। रात के सन्नाटे में वह चारपाई पर पड़ा था। गांव के बुजुर्ग और औरतें उसकी तमारदारी कर रहे थे। दादी अमीना ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, इतनी बड़ी चोटें आई हैं, तुझे आराम करना चाहिए। असफंद ने धीरे से आंखें खोलीं और धीमे लहजे में कहा, आराम? जब तक लाइबा वापस नहीं आएगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। रियाज, जो उसके सबसे करीब था, थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, लेकिन तू करेगा क्या? हामान इंसानों की दुनिया का नहीं था, और जहां वो लाइबा को ले गया है वो जगह हमें पता भी नहीं। असफंद ने गहरी सांस ली। परस्तान, मुझे परस्तान ढूंढना होगा। अगले दिन जब असफंद थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो उसने फैसला किया कि उसे इस रहस्य को हल करना ही होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। परस्तान कहाँ है? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हाजी इस्माइल, जो दुनिया की कई कहानियां जानते थे, उनसे मिलने गया। बेटा, परस्तान कोई आम जगह नहीं, यह इंसानों की दुनिया से बहुत दूर है। यह सिर्फ अफसानों में सुना है, लेकिन आज तक किसी ने वहां का रास्ता नहीं देखा। लेकिन मुझे जाना होगा। असफंद ने जिद की। कैसे, क्या तुझ पर लग गए हैं? रियाज हंसा। असफंद ने गहरी सांस ली। अगर पर नहीं है तो मुझे रास्ता ढूंढना होगा। असफंद ने ठान लिया कि वह इंसान ढूंढेगा जो परस्तान के बारे में कुछ भी जानता हो। सबसे पहले वह एक पुराने तांत्रिक बाबा के पास गया, जिनका नाम बाबा सुल्तान था। लोग कहते थे कि वह परियों और जिन्नातों की कहानियां जानते थे। बाबा सुल्तान ने असफंद की बात सुनकर गहरी आंखों से उसे देखा और कहा, परस्तान कोई आसान जगह नहीं। नौजवान, अगर तुम वहां जाने का इरादा रखते हो तो तुम्हें कई इम्तिहान पास करने होंगे। कैसे? इम्तिहान सब्र, बहादुरी और सबसे बढ़कर मोहब्बत की सच्चाई। असफंद के दिल में एक आग भड़क उठी। मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूं। असफंद अब अपने फैसले पर अटल था। उसे परस्तान जाना ही था। बाबा सुल्तान ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। तू अगर इस सफर पर निकला तो तुझे हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सोच ले, तुझे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। असफंद ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर जान देकर भी लाइबा को बचा सकता हूं तो मुझे परवाह नहीं। बाबा सुल्तान हल्का सा मुस्कुराए। तो ठीक है, परस्तान का रास्ता कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि इम्तिहानों से होकर जाता है। पहला इम्तिहान तुझे इस जंगल में देना होगा। बाबा सुल्तान ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। यह नक्शा एक ऐसे जंगल का है जहां अब तक कोई इंसान जिंदा नहीं लौटा, लेकिन अगर तू इस जंगल को पार कर ले तो तुझे तेरी मंजिल का पहला सुराग मिल सकता है। असफंद ने नक्शा अपने पास रखा और सफर के लिए तैयार हो गया। क्या यह सही में इतना खतरनाक है? रियाज ने फिक्र से पूछा। डर से जीतना है तो डर से लड़ना होगा, असफंद ने जवाब दिया। असफंद अकेला जंगल में दाखिल हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था। लंबी लंबी पेड़ की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर कदम पर उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। यह जगह अजीब लग रही है, उसने खुद से कहा। अचानक एक तेज हवा चली और सामने की झाड़ियों से एक बड़ा सा भेड़िया निकला। असफंद के कदम ठिठक गए। भेड़िए की आंखें चमक रही थीं जैसे किसी रहस्यमयी ताकत से भरी हुई हो। भेड़िया धीरे धीरे असफंद की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन असफंद पीछे नहीं हटा। अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मैं इससे भी लड़ूंगा। उसने अपनी कमर से छोटी सी कुल्हाड़ी निकाली और भेड़िए का सामना करने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए की लाल चमकती आंखें असफंद को घूर रही थीं। वह धीरे धीरे अपनी जगह से आगे बढ़ रहा था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। असफंद ने अपनी पकड़ कुल्हाड़ी पर और मजबूत कर ली। अगर मुझे परस्तान जाना है तो इस पहले इम्तिहान से गुजरना ही होगा। उसने खुद को हिम्मत दी। भेड़िया अब ज्यादा देर इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और तेजी से असफंद की तरफ झपटा। असफंद ने तेजी से झुककर खुद को बचाया और कुल्हाड़ी से एक वार किया, लेकिन भेड़िया बहुत फुर्तीला था। उसने छलांग लगाई और असफंद के हाथ से कुल्हाड़ी गिरा दी। अब असफंद निहत्था था। भेड़िए ने दोबारा हमला किया और इस बार असफंद को बाजू पर गहरा जख्म दे दिया। उसका जिस्म दर्द से कांप उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। असफंद ने जल्दी से आसपास देखा। उसके कदमों के पास एक लंबी लकड़ी पड़ी थी। जैसे ही भेड़िया फिर से हमला करने के लिए झपटा, असफंद ने बिजली की तेजी से लकड़ी उठाई
और उसे भेड़िए के मुंह में दे मारा। भेड़िया दर्द से कराते हुए पीछे हटा। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन असफंद ने एक और जोरदार वार किया, जिससे भेड़िया लड़खड़ा गया। फिर अचानक भेड़िया एक अजीब सी चीख मारते हुए हवा में खुलने लगा और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। असफंद हांफता हुआ खड़ा रहा। तो यह कोई आम भेड़िया नहीं था, यह किसी जादू का हिस्सा था। जैसे ही भेड़िया गायब हुआ, एक चमकदार पत्थर जमीन पर गिरा। असफंद ने उसे उठाया तो उसमें से एक धीमी आवाज आई, तूने पहला इम्तिहान पास कर लिया, लेकिन सफर अभी बाकी है। असफंद ने पत्थर को मुट्ठी में बंद कर लिया और आगे बढ़ गया। अब उसे परिस्थान का अगला सुराग ढूंढना था। असफंद ने अपनी सांसें संभालते हुए चमकते हुए पत्थर को देखा। उसकी नर्म रोशनी किसी रहस्य का इशारा कर रही थी। तो यह मेरा पहला सुराग है, उसने खुद से सवाल किया। वह धीरे धीरे जंगल के और अंदर बढ़ने लगा। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना दरवाजा दिखा। यह एक बड़ी पत्थर की चट्टान में बना था, जिस पर अजीबोगरीब नक्श और लकीरें बनी हुई थीं। असफंद दरवाजे के करीब गया और उस पर हाथ रखा। अचानक पत्थर के अंदरूनी हिस्से में हल्की सी कंपन हुई और दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। जो मोहब्बत के लिए आया है वही आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर नीयत साफ नहीं तो यहां से लौट जाओ। असफंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर इम्तिहान मोहब्बत का है तो मैं हर मुश्किल सहने को तैयार हूं। जैसे ही उसने चमकते हुए पत्थर को दरवाजे के बीच रखा, अचानक जमीन हिलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक तेज रोशनी निकली। दरवाजे के पार एक अलग ही दुनिया थी। वहां की जमीन हल्की सुनहरी थी और पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे। आसमान में छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे, जो सितारों की तरह रोशनी बिखेर रहे थे। असफंद ने हैरानी से चारों तरफ देखा। क्या यह प्रस्थान का रास्ता है? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी जैसे ही असफंद दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। अचानक जमीन से एक लंबा और ताकतवर रखवाला प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी और उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। इंसान, तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? रखवाले ने गरजते हुए पूछा। असफंद ने पीछे हटने के बजाय उसकी आंखों में देखा। मैं लायबा को बचाने आया हूं। रखवाले ने तलवार घुमाई। अगर तुम्हें परस्तान जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। असफंद ने अपनी मुट्ठी भींची। अब उसे अपने सबसे मुश्किल इम्तिहान का सामना करना था। असफंद के सामने जो खड़ा था वह कोई मामूली पहरेदार नहीं था। उसकी लंबी कद काठी चमकती तलवार और आंखों में जलती हुई आग इस बात का इशारा थी कि वह परस्तान का कोई ताकतवर रखवाला था। अगर तुम परस्तान जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी तलवार का सामना करना होगा। रखवाले की भारी आवाज गूंजी। असफंद ने गहरी सांस ली और अपनी कमर से छोटी कुल्हाड़ी निकाल ली। अगर मुझे लड़ना ही है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। रखवाले ने बिना किसी चेतावनी के अपनी तलवार असफंद की तरफ झटके से घुमाई। उसकी तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह हवा को चीरते हुए आई। असफंद ने मुश्किल से खुद को पीछे किया, लेकिन तलवार की नोक उसकी बाजू को छू गई, जिससे हल्का सा जख्म हो गया। बहुत तेज है, लेकिन मैं इसे हरा सकता हूं, असफंद ने खुद से कहा। इस बार उसने खुद फैल गई। वह तेजी से झपटा और अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पहरेदार के जिस्म से टकराई, एक चमकीली ढाल प्रकट हुई और कुल्हाड़ी वापस झटके से उछल गई। क्या इस पर हथियारों का असर नहीं हो रहा? असफंद चौंक गया। रखवाले ने हंसते हुए कहा, मैं परस्तान के दरवाजे की हिफाजत करता हूं, मुझ पर इंसानी हथियारों का असर नहीं होता। अब असफंद को समझ आ गया कि ताकत से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसे कोई और तरीका निकालना होगा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। चारों तरफ अजीब से पेड़ थे, जिनके पत्ते सुनहरे थे और जड़ों में हल्की रोशनी थी। यही मेरी जीत का रास्ता है। असफंद के दिमाग में एक ख्याल आया जब पहरेदार ने फिर से हमला किया। असफंद ने तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छलांग लगाई। रखवाले ने गुस्से में तलवार चलाई, लेकिन उसकी तलवार जैसे ही पेड़ से टकराई, एक तेज चिंगारी निकली और वह कुछ देर के लिए लड़खड़ा गया। यही मौका है। असफंद ने फौरन पेड़ की एक मजबूत टहनी तोड़ी, जो अंदर से हल्की सुनहरी थी। जैसे ही पहरेदार ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, असफंद ने वह टहनी उठाकर
उसके सीने पर जोर से मारी। अचानक पहरेदार की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और उसके जिस्म से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तूने सही चीज इस्तेमाल की। परस्तान के जंगल का कोई भी हिस्सा इस दुनिया के पहरेदार को मात दे सकता है। धीरे धीरे पहरेदार की ताकत कम होने लगी और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया। जैसे ही पहरेदार हारा, दरवाजे पर खुद ब खुद नूरानी रोशनी फैलने लगी। असफंद ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं परिस्तान में दाखिल होने वाला हूं लाइबा, मैं आ रहा हूं। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसे एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस हुई। अब उसके सामने परिस्तान था, एक जादुई रहस्यमय और हसीन दुनिया, जहां परियों की हुकूमत थी और जहां लाइबा कैद थी। असफंद ने सामने खड़े रहस्यमय रखवाले को घूरा। उसकी आंखें सुर्ख और रोशन थीं, जैसे वह अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था। उसके हाथ में एक लंबी नुकीली तलवार थी जो चमक रही थी। इंसान परस्तान में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? रखवाले की भारी आवाज गूंजी। असफंद ने मुट्ठियां भी लीं। मैं अपनी मोहब्बत को वापस लेने आया हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रखवाले ने हंसकर कहा, तुम इंसानों को लगता है कि सिर्फ जज्बात के दम पर हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन परस्थान तक पहुंचना आसान नहीं। यहां तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी अक्ल और हिम्मत का इम्तिहान होगा। रखवाले ने एक झटके में अपनी तलवार घुमाई और असफंद को मुश्किल से पीछे हटना पड़ा। तलवार की धार इतनी तेज थी कि वह हवा को चीरते हुए आई और जमीन पर गिरते ही पत्थर टूट गए। असफंद को एहसास हो गया कि यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जैसे ही हथियार रखवाले के जिस्म से टकराया, एक रोशनी की ढाल प्रकट हो गई और कुल्हाड़ी जमीन पर गिर पड़ी। यह क्या था? असफंद चौंका। रखवाले ने कहा, परस्तान के दरवाजों के रखवालों पर इंसानी हथियार असर नहीं करते। अब असफंद के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। असफंद ने जल्दी से इधर उधर देखा। उसने गौर किया कि चारों तरफ अजीबोगरीब पेड़ थे, जिनकी टहनियों पर हल्की सुनहरी रोशनी थी। उसकी नजर उन पेड़ों की जड़ों पर गई जहां से हल्की चमकदार रोशनी उठ रही थी। अगर इंसानी हथियार बेअसर हैं, तो शायद परस्तान की अपनी चीजें इस पहरेदार पर असर कर सकें। जब रखवाले ने अगला वार किया, असफंद फुर्ती से एक तरफ कूदा और एक सुनहरी टहनी को तोड़ लिया। रखवाले ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार असफंद ने वह सुनहरी टहनी उसके सीने पर पूरी ताकत से मारी। जैसे ही टहनी पहरेदार के जिस्म से टकराई, उसकी आंखों में हैरत उभर आई। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? तभी उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी तलवार नीचे गिर गई और उसके बदन से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। परस्तान की चीजें ही मुझे हरा सकती हैं, और तुमने वह खोज ली, रखवाले ने धीमी आवाज में कहा, और फिर अचानक उसकी रूह फना हो गई। जैसे ही रखवाला मिटा, दरवाजे पर अजीब सी रोशनी फैल गई। पहले वह हल्की थी, फिर धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि असफंद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका था। अब उसके सामने थी परस्तान की जादुई और रहस्यमय दुनिया। परस्तान के जादुई दरवाजे को पार करने के बाद असफंद तेजी से आगे बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो लाइबा के इतने करीब था, बस कुछ ही कदम दूर। परस्तान की सरजमीन हकीकत में उतनी ही हसीन थी जितनी कहानियों में सुनी थी। सुनहरी जमीन, नीला आसमान जिसमें सितारे दिन में भी चमक रहे थे, और जादुई फूल जिनकी महक दिल तक उतर रही थी। लेकिन असफंद को इन सब का होश नहीं था। उसे सिर्फ लाइबा चाहिए थी। असफंद की तेज चाल अब दौड़ में बदल गई। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह लाइबा के और करीब हो रहा है। रास्ते में कुछ परियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह बड़ी चालाकी और बहादुरी से उनसे बचता हुआ आखिरकार शाही महल के दरवाजे तक पहुंच गया। लाइबा यहीं होगी, उसने खुद से कहा, और अपने अंदर की पूरी ताकत जुटाकर महल के बाहरी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक सुनहरी रोशनी अंदर से फैली। महल की दीवारें चमक रही थीं और चारों तरफ रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। और फिर असफंद की नजर सामने पड़ी। महल के बीचों बीच एक ऊंचे मखमली तख्त पर लाइबा बैठी थी। उसने बेहद खूबसूरत शाही लिबास पहना हुआ था। नीले और चांदी के रेशमी कपड़े, माथे पर चमकता हुआ नगीना और उसके लंबे बाल खुले हुए, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई थीं, जैसे उसके दिल से कोई उम्मीद छिन गई हो। लाइबा, असफंद की आवाज गूंज उठी,
लाइबा के पूरे जिस्म में झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने धीरे से अपना सर उठाया और जब उसकी नजर असफंद पर पड़ी तो उसकी आंखों में हैरत, मोहब्बत और दर्द सब कुछ एक साथ झलकने लगा। असफंद, उसकी आवाज कांप गई। असफंद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, हामान की आवाज गूंजी, रुक जाओ। इंसान अचानक हामान महल के ऊपरी हिस्से से नीचे उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसका लहजा हुक्म देने वाला था। तुमने परस्तान की हदें पार की, मेरी सेना से लड़े और अब मेरी दुल्हन को मुझसे छीनने आए हो। असफंद ने गुस्से से उसे घूरा। लाइबा तुम्हारी दुल्हन नहीं है, उसे जबरदस्ती यहां लाया गया है। लाइबा की आंखों में आंसू छलक आए। वो उठी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। असफंद, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, हामान बहुत ताकतवर है, उसने दर्द से कहा। मोहब्बत ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। लबा, असफंद ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, लेकिन तभी हामान ने अचानक हवा में हाथ घुमाया और एक चमकदार जादुई वार असफंद की तरफ भेजा। लाइबा की चीख निकल गई। नहीं, असफंद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जादू की रोशनी उसके करीब आ रही थी। हामान का जादुई वार चमकती हुई आग की तरह असफंद की तरफ बढ़ रहा था। वह खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करें। लेकिन तभी लाइबा अचानक दौड़ पड़ी। नहीं! असफंद, उसकी चीख महल में गूंज उठी। असफंद की आंखें फैल गईं। लाइबा नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लाइबा उसके सामने आ गई और अपना हाथ फैलाकर वह वार खुद पर ले लिया। जादू की चमकदार लपटें लाइबा से टकराई और उसकी सफेद नाजुक चमड़ी पर जलती हुई रोशनी फैल गई। लाइबा दर्द से चीख पड़ी। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह कांपते हुए जमीन पर गिर गई। हामान की आंखों में हैरत भर गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? असफंद ने घबराकर लाइबा को थाम लिया। लाइबा, तुमने ये क्यों किया? उसकी आवाज टूट रही थी। लाइबा की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उसमें फिर भी वही मोहब्बत झलक रही थी जो उसने हमेशा असफंद के लिए महसूस की थी। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। उसकी आवाज धीमी हो रही थी। असफंद के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन लाइबा की सांसें अब हल्की होने लगी थीं। हामान ने अपनी मुट्ठियां भी लीं। मैंने यह नहीं चाहा था। यह वार तुम्हारे लिए नहीं था लाइबा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असफंद के हाथों में लाइबा बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें हल्की हो चुकी थीं और उसका बदन ठंडा हो रहा था। परस्तान के महल में हर तरफ खौफ और खामोशी थी। परियां घबराई हुई थीं। बादशाह की आंखों में फिक्र थी और हामान अब भी स्तब्ध खड़ा था। कोई कुछ करो, असफंद चीख पड़ा। मैं लाइबा को खो नहीं सकता। तभी दरबार के पिछले हिस्से से परस्तान का सबसे बुजुर्ग हकीम आगे बढ़ा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में सालों का इल्म झलक रहा था। एक रास्ता है, हकीम ने गहरी आवाज में कहा। सभी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? असफंद तुरंत बोला। लाइबा को बचाने का कोई तरीका है? हकीम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह तरीका आसान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज उसे बचा सकती है, सुनहरी जादुई फूल का अर्क। सुनहरी जादुई फूल, जिंदगी और मौत का खेल। परस्तान के बादशाह ने घबराकर पूछा, यह फूल कहां मिलेगा? हकीम ने गहरी सांस ली। यह फूल सिर्फ परस्तान की सबसे खतरनाक जगह अंधेरी खाई में पाया जाता है। इसे तोड़ना आसान नहीं और इसका असर बहुत खतरनाक है। कैसा खतरनाक? असफंद ने बेचैनी से पूछा। हकीम ने उसे गौर से देखा और धीमी आवाज में कहा, इस फूल का अर्क अगर परियों पर पड़े तो वह ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह किसी इंसान के जिस्म को छू जाए तो वह तुरंत खत्म हो जाता है। महल में सन्नाटा छा गया। असफंद को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। महल के अंदर खामोशी छाई हुई थी। हकीम की बात सुनकर सभी सकते आ गए थे। अगर यह फूल किसी इंसान को छू गया तो वह खत्म हो जाएगा। असफंद ने लबा की तरफ देखा, जो उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गई थीं, जैसे किसी भी पल थम सकती थी। मुझे वो फूल चाहिए, असफंद ने अचानक हिम्मत से कहा। हामान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तू पागल हो गया है, वह फूल इंसानों के लिए जहर है। परस्तान के बादशाह ने भी कहा। असफंद, अगर वह फूल तुझे छू भी गया तो तू हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन असफंद की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, लाइबा की जिंदगी। हकीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तूने यह फैसला कर ही लिया है तो सुन, अंधेरी खाई परस्तान की सबसे खतरनाक जगह है। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना।
असफंद ने कहा, मौत अगर लाइबा को बचाने के लिए आए तो मैं उसे भी गले लगा लूंगा। हामान अब तक गुस्से में था, लेकिन असफंद की मोहब्बत देखकर कुछ पल के लिए वह भी चुप हो गया। फिर उसने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। महल में हर कोई हैरान रह गया। तू? असफंद ने गुस्से से पूछा। हामान ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने अपनी नफरत में लाइबा को इतना तकलीफ दी कि वह अब मौत के करीब है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। परस्तान का माहौल बोझिल हो चुका था। हर कोई अंधेरी खाई के खौफ से वाकिफ था। वहां जाना ऐसा था जैसे खुद अपने लिए मौत बुलाना। लेकिन असफंद और हामान के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर लाइबा को बचाना है तो हमें यह सफर करना ही होगा, असफंद ने ठोस लहजे में कहा। परस्तान के बादशाह ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम दोनों ने यह रास्ता चुना है तो याद रखना, वहां से जिंदा लौटना आसान नहीं होगा। असफंद और हामान ने सफर शुरू किया। महल से बाहर निकलते ही परस्तान की खूबसूरत दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। हरे भरे जंगलों की जगह सूखी काली जमीन और बंजर पहाड़ों ने ले ली। आसमान गहरा नीला था, लेकिन वहां सूरज नहीं चमकता था। बस एक अजीब सी धुंधली रोशनी हर तरफ फैली थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने गहरी खाई देखी। यह कोई मामूली खाई नहीं थी। इसके चारों तरफ हवा में तैरते काले साए थे, जिनकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी चमक रही थीं। नीचे का अंधेरा इतना घना था कि उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो यह है अंधेरी खाई। हामान ने गहरी सांस ली। असफंद ने उसे देखा। अब डर लग रहा है। हामान ने तीखी नजरों से असफंद को देखा। डर मैं यहां लाइबा को बचाने आया हूं, ना कि खुद को बचाने। जैसे ही असफंद और हामान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक चार काले साए उनके सामने आ गए। तुम इंसानों की दुनिया के नहीं लगते। एक साए की गूंजती हुई आवाज आई, यह हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं? दूसरा साया गुर्राया। अचानक एक साया असफंद के करीब आया, और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, असफंद को लगा जैसे उसकी रूह खींची जा रही हो। आह! असफ दर्द से चीख पड़ा। हामान ने तुरंत अपनी जादुई ताकत से एक नूरी गोला बनाया और साए की तरफ उछाल दिया। रोशनी जैसे ही साए से टकराई, वो एक तेज चीख के साथ भाप बनकर उड़ गया। अंधेरी खाई में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। असफंद अब भी अपने सीने पर हाथ रखे खड़ा था। क्या था यह? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। हामान ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह कोई आम साए नहीं थे। ये अंधेरी खाई के रखवाले हैं। अगर इनका वार पड़ जाए तो ये इंसान की रूह को खींचकर अंधकार में समा देते हैं। असफंद ने खुद को संभाला और कहा, तो हमें बिना वक्त गंवाए आगे बढ़ना होगा। रास्ता जो बदलता रहता था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्होंने गौर किया कि रास्ता हर पल बदल रहा था। जो जगह एक पल पहले साफ थी, अगले ही पल वहां गहरी खाई बन जाती। जो रास्ता आगे बढ़ने लायक लगता, वह अचानक धुंध में गायब हो जाता। यह जगह जिंदा है, हामान ने धीमी आवाज में कहा। मतलब? असफंद ने चौंक कर पूछा। मतलब यह कि अंधेरी खाई अपने अंदर किसी को भी आसानी से घुसने नहीं देती। यह जगह हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। असफंद ने गहरी सांस ली। तो हमें अपनी अक्ल और हिम्मत से इसका हल निकालना होगा। अचानक एक जगह उनके सामने एक चमकती हुई पुल प्रकट हुई। देखो, शायद यह रास्ता हमें उस फूल तक ले जाए, असफंद ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे अपने पीछे से लाइबा की आवाज सुनाई दी। असफंद, मत जाओ। असफंद के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां लाइबा खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और वह रो रही थी। असफंद, यह जाल है, यह रास्ता असली नहीं है। हामान भी हक्का बक्का रह गया। यह नामुमकिन है। लाइबा तो महल में बेहोश है। असफंद का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर यह सच में लाइबा होती तो यह मुझे आगे जाने से क्यों रोकती, उसने सोचा। असफंद ने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस लाइबा की तरफ उछाल दी। जैसे ही कुल्हाड़ी उसकी तरफ बढ़ी, वह लाइबा एक तेज चीख के साथ काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हामान ने राहत की सांस ली तो यह भी अंधेरी खाई का छलावा था। असफंद ने गहरी सांस ली। हमें यहां सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना होगा, हमें अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल भी करना होगा। अंधेरी खाई के छलावों से बचने के बाद असफंद और हामान ने आगे बढ़ना जारी रखा। हर कदम के साथ माहौल और भी रहस्यमयी और भारी होता जा रहा था। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके हर कदम पर नजर रख रही हो।
अब ज्यादा दूर नहीं हो सकता, असफंद ने धीमे लहजे में कहा। तभी हामान ने दूर की ओर इशारा किया। वह देखो, कुछ ही दूरी पर एक चमकदार सुनहरी पौधा उगा हुआ था। उसकी पत्तियां हल्की रोशनी बिखेर रही थीं और उसके बीचों बीच एक अकेला सुनहरी फूल खिला हुआ था। यही वह फूल है। हामान की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। असफंद ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने फूल की तरफ कदम बढ़ाया, जमीन कांपने लगी। अचानक उनके सामने एक विशालकाय धुएं से बना साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी भारी आवाज गूंजी, जो इस फूल तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी कुर्बानी साबित करनी होगी। असफंद और हामान दोनों ठहर गए। कुर्बानी, असफंद ने फुसफुसाते हुए कहा। साया गुर्राया, तुम दोनों में से किसी एक को अपनी सबसे बड़ी चीज छोड़नी होगी, वरना यह फूल तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। सुनहरी फूल के रखवाले की गूंजती आवाज अंधेरी खाई में गूंज रही थी। तुम दोनों में से किसी एक को अपनी सबसे बड़ी चीज कुर्बान करनी होगी, वरना यह फूल तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। असफंद और हामान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा में सनसनाहट थी, जैसे यह जगह भी उनके फैसले का इंतजार कर रही हो। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, असफंद ने बिना सोचे कहा। हामान ने उसे घूरा। तू इतना बेवकूफ क्यों है? अगर तू मर गया तो लाइबा को बचाएगा कौन? असफंद ने ठंडी सांस ली। मेरी जान से ज्यादा बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं। अगर लाइबा को बचाने के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं खुशी से यह कुर्बानी दूंगा। हामान चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरी सबसे बड़ी चीज है मेरा गुरूर, मेरा घमंड। असफंद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी ताकत, अपनी हुकूमत और अपनी जिद के चलते लाइबा को जबरदस्ती हासिल करना चाहा, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। हामान ने एक कदम आगे बढ़ाया और फूल के रखवाले से कहा, मैं ताकत कुर्बान करता हूं। परस्तान का सबसे ताकतवर शहजादा अब अपनी ताकत को छोड़ने के लिए तैयार है। रखवाले की लाल आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगीं। तूने अपनी सबसे बड़ी चीज कुर्बान कर दी। तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, सुनहरी फूल अचानक हिलने लगा और उसकी चमक और भी बढ़ गई। अब वह फूल असफंद के हाथों में था। लाइबा की जिंदगी की आखिरी उम्मीद सुनहरी फूल अब असफ के हाथों में था। उसकी चमकती पंखुड़ियां हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे उसमें खुद कोई जिंदगी हो। अब हमें फौरन परस्तान लौटना होगा, असफंद ने कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। हामान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें बहुत एहतियात से जाना होगा। अगर यह फूल गलती से तुझ पर गिर गया तो तू मिट जाएगा। असफंद ने फूल को रेशमी कपड़े में लपेटकर संभाल लिया और दोनों तेजी से अंधेरी खाई से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, खाई में एक आखिरी इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अचानक जमीन हिलने लगी और वहीं काले साए फिर से उभर आए। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, एक साए ने गहरी आवाज में कहा। असफंद ने गुस्से से जवाब दिया, अब हमें रोकने का कोई फायदा नहीं। हमारा इम्तिहान पूरा हो चुका है। लेकिन साए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तुम यह फूल लेकर नहीं जा सकते। हमने ठंडी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर यह मेरा आखिरी जादू होगा तो इसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक तेज सफेद रोशनी अंधेरी खाई में फैल गई। साए दर्दनाक चीखों के साथ हवा में घुलने लगे और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। हामान अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर बैठ गया। अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं बची, उसने थकी हुई आवाज में कहा। असफंद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहे बिना उसने हामान के कंधे पर हाथ रखा। तूने आज अपने आप को सही साबित कर दिया। कुछ घंटों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार असफंद और हामान परिस्तान की हदों में दाखिल हो गए। महल के बाहर परियां दरबारी और बादशाह बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही असफंद ने महल में कदम रखा, उसने तेजी से कहा, हकीम को बुलाओ, हमारे पास सुनहरी फूल है। परस्तान के महल में बेचैनी फैली हुई थी। हर किसी की नजरें दरवाजे की तरफ थीं, जहां से असफंद और हामान थके मांदे लेकिन कामयाबी के साथ लौटे थे। हकीम को बुलाओ, हमारे पास सुनहरी फूल है। असफंद की आवाज गूंज उठी। परस्तान का सबसे बुजुर्ग हकीम तेजी से आगे आया। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। शहजादी का वक्त बहुत कम है, हमें फौरन इलाज शुरू करना होगा।
लाइबा अब भी महल के खास कक्ष में सफेद बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें हल्की थीं, जैसे जिंदगी उसके जिस्म से धीरे धीरे निकल रही हो। असफंद उसके पास बैठा और धीरे से उसके ठंडे हाथों को थामा। तुम्हें कुछ नहीं होगा लाइबा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हामान भी पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे के निशान थे। हकीम ने कांपते हाथों से फूल को लिया और उसका अर्क निकालना शुरू किया। याद रखना, अगर यह अर्क किसी इंसान पर गिरा तो वह मिट जाएगा, हकीम ने चेतावनी दी। असफंद बिना पलक झपकाए देख रहा था। हकीम ने अर्क को लाइबा के होठों से लगाया और धीरे धीरे उसके जिस्म पर छिड़कना शुरू किया। परस्तान के महल में हर कोई सांस रोके खड़ा था। हकीम के कांपते हाथों ने सुनहरी फूल का अर्क धीरे धीरे लाइबा के होठों से लगाया। उसकी पलकों में जरा भी हरकत नहीं थी। असफंद की आंखें बेताबी से लाइबा के चेहरे पर टिकी थीं। या अल्लाह, इसे ठीक कर दे, उसने दबी आवाज में कहा। हामान, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, पहली बार घबराया। नजर आया अर्क का असर शुरू हुआ। जैसे ही अर्क लाइबा के जिस्म में समाया, उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। पहले उसके माथे पर हल्की चमक आई, फिर उसके जिस्म में एक झनझनाहट दौड़ गई। लाइबा, असफंद ने धीरे से पुकारा। तभी लाइबा की उंगलियां हल्की सी हिलीं। महल में मौजूद हर किसी की सांसें रुक गईं। असफंद ने खुद को लाइबा के और करीब कर लिया। उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले थे। लाइबा की लंबी पलकों में हल्की हरकत हुई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। असफंद का दिल एक पल के लिए रुक गया। लाइबा की गहरी हसीन आंखें अब खुल चुकी थीं। उसकी धुंधली नजरों के सामने सबसे पहला चेहरा कौन था? असफंद। उसकी आंखों में मोहब्बत, ताज्जुब और तकलीफ, सब कुछ झलक रहा था। असफंद। लाइबा की आवाज हल्की थी, लेकिन इतनी प्यारी कि असफंद के लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती थी। असफंद की आंखों से आंसू छलक गए। लाइबा, तुम ठीक हो? हम्मान ने राहत की सांस ली। परस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी बच गई थी। लाइबा की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसकी सांसें पहले से गहरी और मजबूत थीं। जिस जिस्म में ठंडक थी, अब उसमें गर्माहट लौट रही थी। असफंद अब भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि जिसकी जिंदगी के लिए उसने जान की बाजी लगाई थी, वह अब उसकी आंखों के सामने मुस्कुरा रही थी। लाइबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असफंद, तुम सच में आ गए थे। असफंद की आंखों में आंसू छलक आए। अगर तुम्हें बचाने के लिए आसमान से भी कूदना पड़ता तो मैं वह भी कर जाता। लाइबा ने अपना कांपता हुआ हाथ असफंद के हाथ पर रखा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। असफंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम वाकई शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मुझसे वादा करो कि अब कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। लाइबा की आंखें मोहब्बत से भर गईं। मैं कसम खाती हूं असफंद, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमान अब तक दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, असफंद, तुम जीत गए, लेकिन यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने भी आज सीखा कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। लाइबा ने हामान को देखा और हल्की आवाज में कहा, शुक्रिया हामान कि तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। हामान हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मुझे मेरी नई राह खुद बनानी होगी। महल के हर कोने में अब खुशियों की लहर थी। परियां जश्न मना रही थीं। बादशाह और मल्लिका की आंखों में सुकून था और पूरे परस्तान में रोशनी फैली थी। शहजादी, लाइबा और असफंद अब हमेशा के लिए एक साथ थे। परस्तान के आसमान में रंगीन परियां उड़ रही थीं। महल को सुनहरी रोशनी से सजाया गया था। खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। लाइबा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। लाइबा अब महल की बाग में खड़ी थी, जहां हामान उससे मिलने आया। हामान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब तुम हमेशा के लिए असफंद के साथ जा रही हो? लाइबा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारे लिए अजनबी बन जाओगे। हामान हल्का सा हंसा। मुझे पता है, लेकिन अब मुझे खुद को बदलना होगा। मैं अब वह नहीं जो पहले था। लाइबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने पहले बहुत गलतियां की, लेकिन तुमने खुद को सुधार लिया। यही सबसे बड़ी बात है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हामान ने संजीदगी से पूछा। लाइबा ने बिना सोचे जवाब दिया, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हामान महल को इस दिन के लिए बेहद खास तरीके से सजाया गया था। परस्थान की परियां झूम रही थीं और बादशाह और मल्लिका की आंखों में खुशी के आंसू थे।
असफंद एक शाही लिबास में था, गहरे नीले रंग की शेरवानी, माथे पर सुनहरी पगड़ी और आंखों में बेपनाह खुशी। लाइबा भी अपनी पूरी शान में थी, चमचमाते सफेद और सुनहरे जोड़े में माथे पर एक बड़ा सा चमकता हुआ ताज और आंखों में सिर्फ असफ के लिए मोहब्बत। जैसे ही निकाह पड़ा गया, पूरे परिस्थान में खुशियों की गूंज फैल गई। कबूल है लबा की धीमी मगर प्यारी आवाज ने जैसे पूरी कायनात को रोशन कर दिया। असफंद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शादी के बाद परिस्थान में एक बड़ा जश्न मनाया गया। परियां नाच रही थीं। बादशाह ने ऐलान किया कि असफंद को परिस्थान का सबसे बड़ा मेहमान माना जाएगा। हामान ने खुशी खुशी दोनों को बधाई दी और कहा, अब तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया सफर शुरू हुआ है। असफंद और लाइबा अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी